ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फरज साशिकार नमो बुधाय जमुन व साथी अस्सलाम वालेकुम साथी वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथ आप सब जानते हैं वो हम लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के हालात बहुत खराब हैं और ये हालात के पीछे कौन है, किस क्या कारण रहा है और किसकी वजह से हालात खराब हैं और आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे कैसे, इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम तो हमारे साथ में जुड़े हैं उपदेश यादव जी है जुड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। उसके बाद में हम जो है मतलब इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी उपदेश यादव जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। बुद्धाय सर, जय भीम, जय वन निवासी, जय संविधान, जय भारत। मेघराज सिंह सर, आपने मुझे इनवाइट किया जो लाइव चर्चा के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी आपका भी शुक्रिया, आपने पहली बात संपर्क किया, पहली बार ही मतलब बात हुई तो पहली बार ही जुड़ गए। ये अच्छी बात है, जागरूक मतलब जो जागरूक लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं साथ में। नहीं तो बहुत सारे हम 6-6 महीने फोन करते हैं लोगों को, वो 6 महीने भी नहीं जाग पाते हैं, लेकिन आप पहली बार आए तो पहली बार जुड़ गए, तो इसके लिए शुक्रिया। तो बताएं कि आपने थोड़ा परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं। जी सर, मेरा परिचय अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं पामसेब संगठन से पिछले 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, जो मूवमेंट है भारत राष्ट्र निर्माण करने की मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं वो निवासी आंदोलन, जो बेसिकली व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करता है। व्यवस्था परिवर्तन जो हम अभी आपने जो बताया कि भारत के हालत बिगड़ गए, तो उसके पीछे जो कारण है मनुवादी व्यवस्था, जो उच्च नीच की वर्ण व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है भारत में, वो व्यवस्था आज भी कायम है। तो उस व्यवस्था को हमको परिवर्तित करके हमको समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, इस जो मूल्य है उस ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है और उस व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं अभी। और जी सर। जी दरअसल क्या है, मतलब जो आप बता रहे हैं कि मनुवादी, आप इसको कैसे मतलब कह सकते हैं कि मनुवादी व्यवस्था या जात पात जो है मेन समस्या भारत की, इसको आप किस आधार पर कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर देखिए, ये बात तो सभी को पता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। आज अगर आपकी पहचान करनी है, जैसे अभी हाल ही का एक दाखला है जो एक व्यक्ति की हत्या हो गई, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, अभी लखीमपुर में भी जो हुआ। तो जब भी कोई घटना होती है तो वो घटना का कनेक्शन, सपोज भीड़ में से किसी को मार दिया, अभी वो मारा गया कौन है उसकी पूरी जाति निकाली जाती है और उसको प्रचारित ऐसे किया जाता है, देखो ये जाति वाले को मार दिया। अभी उसने वो जाति देखकर मारा नहीं गया है। मतलब कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होता है कि आप किस जाति के हैं और आप किस जाति के नहीं है, ठीक है। अभी आपको जाति देखकर अगर आप पर हमला होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जातिवादी हमला है। अगर उसको जाति के नाम पर या जाति का व्यक्ति है वो देखकर पहचान कर उस पर हमला होता है, उसको हम जातिवाद कह सकते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या चल रहा है, हो गया है न्यूज में दलित की हत्या हो गई, दलित की, अरे दलित कौन है? Why are you telling them the दलित? क्यों नहीं कहते एक भारतीय की हत्या हो गई है? आप देखिए, एक राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारा राष्ट्रपति है, वो जब किसी मंदिर में भी जाता है तो उसे वहां भी उसके साथ बदतमीजी होती है। अगर आप देखिए, एक राष्ट्रपति जो है भारत देश का, जो एक सर्वोच्च बड़ा हम जिसको कह सकते हैं, अगर उसके साथ ये भेदभाव हो रहा है तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किसी पद पर नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, उसके साथ क्या क्या होता रहे। एक जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ और मैं संविधान की वजह से आज सत्ता में आया, लेकिन उनको क्यों ये बात कहनी पड़ती कि मैं ओबीसी हूँ? वैसे वो वास्तविकता में ओबीसी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ओबीसी दिखा रहे, एक बता रहे कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। जब भी कोई, अभी चन्नी साहब पंजाब के सीएम बने तो क्या उन्हें ये बताया गया कि एक काबिल व्यक्ति सीएम बना है? नहीं, उसकी जात बताई गई।
देखो ये दलित सीएम बना है। तो ये जो ये हिडन जो वर्ण व्यवस्था चल रही है हमारे समाज में, भारत में, वो व्यवस्था एक तरफ से आप जब भी अगर कोई कांड होता है, मतलब कोई घटना होती है, तब वो सामने आता है। अगर आप मकान लेने भी जाते हो तो आपकी जाति पूछी जाती है। हम लोग यहाँ तो इस जात के रह रहे हैं, आप इस जात के हैं तो आप नहीं आ सकते। तो ये जो है हिडन, जो हम कह सकते हैं, वैसे हिडन नहीं है, इट इज एक्चुअली समाज में तो प्रवर्तित ही है ये वर्ण व्यवस्था। लेकिन लोग क्या है, जिनके हाथों में ये सत्ता बनी हुई है, सामाजिक सत्ता बनी हुई है, राजनीतिक सत्ता बनी हुई है, आर्थिक सत्ता बनी हुई है, वो लोग इसको दबा रहे हैं। वो जी लोग इसको दबा रहे हैं इन द सेंस, दिखा नहीं रहे कि ऐसा कुछ चल रहा है, बस ऐसा ही चल रहा है। ये तो अब तो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब सबके लिए सब दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन उन्हें भी ये भी नहीं पता चल रहा है भारत के लोगों की, प्राइवेटाइजेशन के पीछे यही वर्ण व्यवस्था ही जागदार है। वो पहले भी राजाशाही थी, उसमें चंद लोगों के हाथ में सत्ता थी। अब वही, अब आधुनिक युग जो हम कहते हैं, उसमें भी वही आएगा। आर्थिक सत्ता उनके पास रहेगी, राजनीतिक सत्ता उनके पास रहेगी, सामाजिक सत्ता तो ऑलरेडी उनके पास है, तो बचा क्या फिर आपके पास। जी जी जी। और साथियों हम बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो लाइव जा रहा है फेसबुक पर है और हमने लिंक दे दिया है उसमें नीचे। अगर कोई जुड़ना चाहता है, सवाल करना चाहता है भाई साहब से, तो आज आकर सवाल भी कर सकते हैं जो लाइव में आकर के। तो देखते हैं, जैसे मैंने मतलब बहुत बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जात पात ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समस्या है वो नस्लवाद है, और भारत की जो समस्या है वो जातिवाद है। हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि जातिवाद जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। एटम बम से खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो एक एटम बम तो इंसान को एक बार मार देता है, वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन जो जात पात है वो इंसान को बार बार मारती है, घड़ी घड़ी मारती है। क्योंकि जो हीन भावना में फंसे हुए लोग हैं, जिनको छोटी जात का बोला हरामखोरों ने, हरामखोर हम इसको बोलते हैं जो हराम की बैठ कर खाते हैं, जो सिर्फ शैतानी है तो दिमाग चलाते हैं, उनको बोलते हैं। ये गाली नहीं है, अब सिर्फ उसको हरामखोर या हलालखोर उसको कहते हैं जो खुद कमा कर खाते हैं। और हरामखोर को होते हैं जो उसको जो दूसरों टुकड़े पर पड़ते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जिन्होंने जात पात बनाई है, जो नीच जात के जिनको बनाया है वो उसमें फंसे हुए हैं, हीन भावना में फंसे हैं। और जो ऊंची जात के जिनको बनाया है वो घमंड में फंसे हुए हैं। तो दोनों एक हीन भावना में फंस गया है, एक घमंड में चल रहा है। तो ये इसको बार बार मारते हैं, तो घमंड और इसमें ये जो है, तो इस पर उपदेश जी आप क्या कहना चाहते हैं इस बात के ऊपर कि जात पात इतनी खतरनाक हो सकती है या सिर्फ हम झूठ बोल रहे हैं? जी सर, जो आपने बात बताई कि पूरे विश्व में नस्लवाद चल रहा है, तो भारत में भी वो नस्लवाद है ही सर। आप देखिए, जो जातियों में बटे लोग हैं, हम जिसको अगर हम कहते हैं 6,743 जातियों में जो लोग बटे हैं, जो जी 6,743 जातियों में बटे हैं, वो मूल निवासी भारत के लोग हैं। जो हम कहते हैं उसको भारत भारत के मूल निवासी। और जो इन पर सत्ता जमाए हुए हैं, वो चाहे किसी भी रूप में आप देख रहे हैं, या तो उसको आप अभी जो वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हैं, या जो पहले अभी तक बैठे हुए थे। तो ये जो नस्ल भेद की बात जो आपने बताई, वो भारत में भी वही है। हम इसको कहते हैं कि ये लोग विदेशी लोग हैं, विदेशी आर्य हम कहते हैं उसको। वो लोग भारत में आए और भारत के लोगों में फिर जातियों में बाँट दिया। भारत के लोगों को शूद्र अतिशूद्र कह दिया। जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते हैं, उनकी गुलामगिरी में लिखा है कि ये जो सेठ जी भट्ट जी है, उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाया। जी तो ये भारत में भी वही नस्ल भेद है। और जो बाहर से लोग आए हैं, इन्होंने भारत के लोगों को अलग-अलग जातियों में बाँट दिया और जातियों का एक समूह बना दिया कि आप इस जाति के हैं, आप इस वर्ग में आते हैं। मतलब एक हिडन, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि एक 4 मंजिला इमारत होती है, जिसमें पहली इमारत पे जो टॉप पर है वो अ, ये फर्स्ट 3 फ्लोर है, इन्होंने अपने लिए ले लिए जो विदेशी नस्ल वाले हैं। और जो चौथा मंजिला है, उसमें बहुत सारे कमरे बना दिए। उस कमरों को हम कह सकते हैं जातियाँ। तो वो जातियों में बाँटकर खुद अपनी सत्ता ले रहे हैं। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर रहता है, तो मैनेजर जो वर्कर्स होते हैं उसमें फुटपाथ डालने के लिए एक तो कुछ वर्करों को अपने साथ बुला लेता है, "अरे यार आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूँगा।" और फिर वो जी बाकी मज़दूरों पे जो मज़दूर होते हैं उन पर राज करता है। वही सिस्टम भारत में चल रहा है।
हमारे ही कुछ जो मूल निवासी बहुजन है उनको ही अपने खेमे में ले लेते हैं और उनके द्वारा फिर हम पर राज करते हैं। जी तो यही सिस्टम चल रहा है, तो भारत में भी वही नस्लों-भेद चल रहा है सर। जी जी जी। इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे मतलब देखते हैं कि इसमें जो पहली बात तो ये है कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल रद्द किया है। अभी जो चल रहा है सारा कुछ अभी तो फिर इसमें दोबारा फिर पनप रहा है जो वर्ण व्यवस्था। लेकिन गुरु अर्जन साहिब जो 5वें पातशाह थे, उन्होंने इसको रद्द किया। गुरु नानक साहिब ने जो है जनेऊ के ऊपर अटैक किया। जनेऊ को कहा भई अगर आपके पास में कोई ऐसा जनेऊ है जो मतलब ये तो इधर टूटने वाला जनेऊ है, इसमें जिसमें आप ध धागे बाँध रहे हैं, ये टूटे इधर आज नहीं तो कल इसमें टूट जाएगा। लेकिन कोई ऐसा जनेऊ है जो मन को सुधार सके, जो तन को मतलब अंदर से सही सलामत कर सके, जो ऐसा भी जनेऊ है कि जो औरत को पहना सके। तो ब्राह्मण वहाँ से उठा के भाग गए, पूछ रहा मतलब जो है उनके पास जो था। तो ये उसके बाद में गुरु अर्जन साहिब हैं, उन्होंने गुरु अर्जन साहिब ने गुरबाणी के अंदर जो है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी बात है। उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आई कि उन्होंने कैसे लिख दिया कि उसमें लिखा है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य उपदेश चहुवर्णा को साझा। उसमें जो लिखा है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य यानी कि जो ब्राह्मणों का जो चला आ रहा था पहले से वर्चस्व है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह 4 डंडे चले आ रहे थे, तो उनको तोड़ करके बीच में हटा कर थोड़ा मतलब पूरे डैमेज कर दिया उसको। उसको कहा क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य यानी कि जो शूद्र चौथे डंडे पे खड़ा था उसको ब्राह्मण के पास खड़ा कर दिया ला करके, और जो वैश्य था उसको निकाल कर नीचे कर दिया, जो क्षत्रिय उसके ऊपर ले जाए। इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब वो खत्री को ज्यादा ऊंचा गा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं या इसको जो नीचे बता रहे हैं, ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि भई ये सब एक समान है, इनको मतलब एक पूरे व्यवस्था के ऊपर चोट थी, मतलब एक पूरे सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जो आदमी मतलब जो जो वर्ण व्यवस्था 4000 मतलब 2-3 हज़ार साल से चली आ रही थी, उसके ऊपर अटैक मार देना एकदम से उसकी विचारधारा के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। तो इसमें जो है ना उपदेश चौवरना को साझा, उसमें एक उपदेश का मतलब होता है कि संदेश जो उपदेश, तो उन्होंने कहा चौवरना को साझा का मतलब है चारों दिशा में से आने वाले लोगों को मतलब सबको वर्ण वर्ण जो थे वो भी उनको सबको साझा है, मतलब गुरु उससे अलग होते हैं, जो उपदेश देने वाले वो अलग होते हैं, जो जो सुन रहे हैं वो अलग होते हैं। तो ये विचारधारा सिखों की, और सिखों को क्यों खत्म हुई, सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण है जो वनवादी हैं वो सिखों से डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास में हथियार भी हैं और विचार भी हैं। बुद्धों ने क्या किया, बुद्धों के पास में विचार तो हैं पर हथियार नहीं है। मुस्लिमों के पास में विचार है लेकिन हथियार नहीं है। क्रिश्चियनों के पास में विचार हैं लेकिन हथियार नहीं है। मनुवादियों के पास में दोनों चीज है, झूठ के विचार हैं और हथियार हैं। सिखों के पास में सच के विचार हैं और हथियार हैं। तो इनसे इस करके डरते हैं, तो इनको काम मतलब सिखों को उलझा के रखते हैं 24 आवर। ये कहीं ना कहीं को जैसे अभी सिंगू का मर्डर चल रहा है और पंजाब में चल रहा है, पंजाब में सीआर जो लगा दी उन्होंने, अब पंजाब को पूरा घेराव कर दिया हम लोगों ने। लेकिन एक याद रखना, ये ब्राह्मण याद रखे ना रखे वो अलग बात है। मुगल सिखों से टकराए, वो हार खा के भागे यहाँ से। अंग्रेजों को, अंग्रेज शायद आपको पता होगा इसके बारे में कि अंग्रेजों ने भारत में जो राज किया वो 200 साल सुना जाता है कि 200 साल राज किया। लेकिन 200 साल भारत में राज, इसमें जो पंजाब के अंदर है उन्होंने सिर्फ 97 ईयर राज किया। 97 97 मतलब 97 साल राज किया। 97 साल में एक भी दिन उनको चैन की नींद नहीं सोने दिया पंजाब के अंदर, तो उनको भगाया यहाँ से। अब लास्ट में जो दुश्मन रहे हैं ब्राह्मण, जो जिनको मनवादी बोलते हैं, जिनको शैतान बोलते हैं बहुत सारे लोग, हम उनको दानव का रूप दे रहे हैं, तो ये भी सिखों के साथ में टकरा रहे हैं अभी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका अंतिम समय चल रहा हो, क्योंकि जो इन्होंने जो निर्णय ले रखा है कि आने वाले वक्त में जो ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे आने वाले वक्त में, तो ये अंतिम भी समय जा सकता है इन लोगों का। और ये हो सकता है कि ये सुधर जाए, हो सकता है इनका ये खुद की आग में खुद ही जलकर आग हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये जो नफरत की आग लगाने लगे हैं 1000 सालों से, वो शायद उनको ज्यादा इनको लग रहा हुआ, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो है ब्राह्मणों की वजह से भारत चल रहा है। जैसे ब्राह्मणों की वजह से टूटा भारतीय, शुरू में बताते हैं कि अफगानिस्तान तक था भारत, उसको भी उसकी वजह से टूटा है, नफरत की वजह से टूटा। और 1997 1900 जो 47 में उसमें भी टूटा इनकी वजह से। अभी आने वाले वक्त में हमेशा लगता है कि कहीं न कहीं को टूट सकता है कि मैं जो नफ़रत फैला रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये भारत में से ब्राह्मण जो है इनकी वजह से भारत आज कंगाल हो गया है।
इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं रही है बाहर विदेशों में। ब्राह्मणों की इनकी झूठ की वजह से इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मोदी आया था अमेरिका में, मोदी की कितने की इज्जत करी लोगों ने यहाँ पर, जो मतलब इनके पत्रकारों की बेइज्जती हुई है, मोदी की खुद की बेइज्जती हुई है। इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई जिंदगी में जितनी इस बार हुई है। तो इनकी औकात सिर्फ 2 कौड़ी की रही है भारत में। थोड़ी सी इनकी औकात है इनके पास में, जो बैठे राजनीति में, तब तक इनकी औकात है। लेकिन हमें जो सारी समस्या के जो ब्राह्मण है, अभी हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो अभी चल रहा था सारा कुछ, इसमें से हम पॉजिटिव कैसे निकाल सकते हैं और भारत को फिर से सोने की चिड़िया, तो कहते हैं लोग सोने की चिड़िया थी कभी, हम इसको सोने की बाज बनाएंगे। और सोने का बाज भी ऐसा बनाएंगे जो मतलब विदेशी परिंदा यहाँ पर न फड़फड़ा सके आकर के, ऐसा बनाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, कैसे इसमें मतलब राजसत्ता की तरफ मूल्य निवासी पड़ सकते हैं जी? जी, जी, जी। सर, मैं आपने जो बात बताई कि ये लोग सिखों से डरते हैं। हाँ, एक्चुअली अगर हम वास्तविकता देखें तो सबसे घातक हथियार जो है हमारे पास, वो है हमारे विचार, हमारे मूल निवासी महामानवों के विचार। जी, वो दरअसल डरते हैं फूले अम्बेडकरी आंदोलन से। जी, उनको डर है भारत के संविधान से। अभी दिक्कत क्या है हमारे लोगों के पास, अभी हम जो कहते हैं कि हम 85 से 90% लोग हैं, जो जी, हम जिनको भारत के मूल निवासी कहते हैं, वो अभी भारत के मूल निवासी लोग अभी एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठा नहीं दिख रहे हैं। जी। आपने जो बात बताई कि आपके पास मतलब सिखों के पास हथियार है इसलिए डरते हैं। देखिए, नहीं, हथियारों से हथियार ज़्यादा हथियार और विचार जी, दोनों जी, हैं। जी, जी। जी, हाँ, मतलब हथियार और विचार, तो मैं जो समझ पाया हूँ इसको कि अगर आपके पास कलम की ताकत है, तो आप कुछ भी मतलब भारत में जो कल्याणकारी अगर आपको काम करना है, तो उसके लिए एक कलम काफ़ी होती है। और जो कलम हमें भारत का संविधान दे रहा है, जो बाबा साहब ने एक कलम से जो कार्य किया है, वो है भारत का संविधान। अभी आप देखिए कि अगर इनको परास्त करना है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए ये जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जैसे आपने धर्म की बात की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अलग-अलग धर्मों में गए हुए हैं, वो चाहे सिख धर्म बना या तो फिर जो बाहर से जो आए इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, भारत के लोगों ने ही भारत में इस्लाम कबूल किया है। जी, तो जो भी लोग जो अलग-अलग धर्मों में गए, एक्चुअली पहले क्या है, पहले कोई धर्म जैसा था नहीं भारत में। आज जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वाले लोग हैं, हिंदुत्व है, वो पहले क्या था, एक विचारधारा थी कि भैया हाँ, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जो राजा है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार कर रहे हैं वो वैश्य है। तो उसके काम के हिसाब से इन्होंने हम लोगों को, भारत के लोगों को बाँट दिया। भारत के जी, लोगों को काम के हिसाब से बाँट के फिर इन्होंने क्या किया, उन पर दमन किया। खुद बन बैठे धर्म धर्म तो था ही नहीं बट जो हम इस जिसको कहते हैं ब्राह्मण धर्म, तो जी, वो जी, बन बैठे उसके सर्वेसर्वा। अभी राजा भी अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो वो उसके अपने पुरोहित से पूछता था कि भैया क्या करना है? जैसे बाहुबली में भी ये दिखाया गया है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। तो ये जो धर्म की बातें हैं ना, ये लोग हमें धर्म में उलझा के रखते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो भी सिख लोग हैं, जो भी ईसाई वाले हैं, जो भी इस्लाम धर्म वाले हैं, जो भी है, वो भारत के एससी, एसटी उनमें से भी 95% तक लोग जो है, वो भारत के मूल निवासी लोग हैं। और जी, बाकी कुछ लोग वो भी गए हैं उसमें, जो धर्म की बात करते हैं, ज़्यादातर वो धर्म पर फ़ोकस करते हैं। वो संविधान पे फ़ोकस नहीं करना चाहते। क्योंकि जब भी आप धर्म की बात करेंगे, जो एससी, एसटी, ओबीसी अपने आप को जो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से हिंदू समझता है या तो वो किसी देवी को पूजता है। जैसे हमारा जो निवासी कल्चर कैसा था, हम लोग अपनी जो माताओं थी उनको माताजी कहते थे। वही माताजी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपनी माताजी के नाम पे। तो अभी क्या हो रहा है, जो भारत के मूल निवासी अपना जो अपनी कुल देवी मतलब क्या होता है? अपने कुल का जिन्होंने वारस हम कहते हैं ना, हम तो उनके वारस हैं, जैसे हमारे बाप-दादा है, तो जो देवी कुल देवी होती है, वो हमारी माताजी थी। इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो काल्पनिक जो कथाओं वाली जो माताजी है, उनको बिठा दिया। अभी वो लोग इनको ऐसे अपने आप को जोड़ रहे हैं कि देखो आप इन माताजी को मान रहे, मतलब आप हिंदू हो।
जी आप मंदिर में जाते हो मतलब आप हिंदू हो। तो ऐसे ऐसे करके सिर्फ ठप्पा लगाया है इन्होंने। आज तक किसी ने कोई धर्म अंगीकार नहीं किया है। जो अंगीकार हो गया वो पिछले जैसे बाबा साहब ने अंगीकार किया था, उन्होंने धर्म अंगीकार किया है, बौद्ध धर्म अंगीकार किया है। जैसे सिख जो अभी बनते हैं वो भी जन्म से ही बन जाते हैं। कोई क्या 18 साल के बाद ऐसा है कि भारत में कि भैया आप 18 साल के बाद डिसाइड करो कि आपको कौन से धर्म में जाना है, तब हम कह सकते हैं कि उसने धर्म अंगीकार किया। बाकी तो ठप्पा ही चल रहा है। जन्म हो गया जी भैया, आपके पिताजी कौन है, ये ले लो, ठप्पा हो गया, आप हिंदू हो गए। तो हिंदू और धर्म मतलब जो धर्म की राजनीति हो रही है वो राजनीति हमें साइडलाइन करनी पड़ेगी। हमें एक ही राजनीति हमें चाहिए, वो है संविधान की राजनीति। आप देखिए, अगर आपने संविधान अगर देखा है तो मैं अगर संविधान के उद्देश्य का भी कहते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमें भारत राष्ट्र निर्माण करना है वो कैसा भारत राष्ट्र निर्माण करना था। हमें भारत में समता लानी थी। समता का मतलब क्या होता है कि अगर आपके 5 बेटे हैं, 5 बेटों में एक बेटा पहलवान है, वो कुश्ती रोज करता है, दूसरा बेटा है वो कुछ नहीं करता है, पूरा दिन सोता रहता है। तो आप सोचिए कि जो पहलवान है उसको ज्यादा खाना चाहिएगा या जो सोता रहता है उसको खाना ज्यादा चाहिएगा। तो जो पहलवान है उसको आपको ज्यादा रोटी देनी पड़ेगी। और जो बेचारा जो मतलब सोता रहता है या कोई काम नहीं करता है, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसको आप कम रोटी देंगे। ये हो गई समता। अभी आप बोलोगे नहीं, उसको भी 10 रोटी दो, इसको भी 10 रोटी दो, तो वो बेचारा जो सो पड़ा रहता है उसकी जो 10 रोटी खाएगा तो उसको पचन नहीं कर पाएगा। तो ये होती है समता कि जिसको जिस हिसाब से जितना देना चाहिए वो देना चाहिए। हो क्या रहा है, जो करोड़पति है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सारे देश की जो संसाधन है वो अबजोपतियों को बांटे जा रहे हैं। उनके लिए सारे दरवाजे खोल रहे हैं। अभी कल आया कि अदानी विल्मर का आईपीओ आ रहा है, 5-6 हजार करोड़ वो निकालेगा आईपीओ से। अरे भैया, आपके पास तो बहुत रुपये है, आपको आईपीओ लाने की क्या जरूरत है, आप तो देश खरीद रहे हैं। फिर भी आप आईपीओ ला रहे हैं, मतलब जनता के पैसे आप लोगे और फिर जो देश है वो खरीद लोगे और फिर अपनी सत्ता ला दोगे। यही हो रहा है भारत में। तो जी अगर जी। आपको जो आपका सर ओके, नेक्स्ट सवाल है तो सर उसको हम लेते नहीं हैं। नहीं, आप बोलते अब अपने बात पूरी कीजिए, कोई बात नहीं जी। ओके ओके। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत का संविधान क्या कहता है कि आय की असमानता दूर करनी है। मैं आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसमें मैं ये ले लूंगा कि आय की असमानता कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। जो भारत का संविधान है उस पर अगर हम काम करते करते हैं तो ये जो जी हमारी सारी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान हम लोग भारत का संविधान से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपके जो नेक्स्ट जो सब अगर हम सब्जेक्ट पे आएंगे उस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसको वास्तविकता में हमारी जो अ, एक जो हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, जो बाबा साहब का भी सपना है, हमारे महामानव का सपना है कि हमें एक समता मूलक, स्वतंत्रतावादी, न्याय प्रिय, बंधुता हो, जिसमें भाईचारा हो, ऐसा जी राष्ट्र निर्माण करें। तो उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, मैं अगले आपके सवाल में आपको बताऊंगा। जी सर। जी जी। पहली बात तो हम एक बात और बताना चाहते हैं आप सभी को कि जो भी मतलब ब्राह्मण है भारत के अंदर, ये धार्मिक लोग नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इनको जो जात पात को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है, उसमें ऊंच नीच होती है। और धार्मिक इंसान कभी ऊंच नीच माने ही नहीं सकता। जो इंसान ऊंच नीच मानता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। अगर किसी को लग रहा है कि जात पात मानने वाला भी वो धार्मिक हो सकता है या ऊंच नीच मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है, तो धर्म के मसले पर हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं। धर्म क्या होता है? और दूसरी बात, अगर ये सोच रहे हैं कि वो हमें हराना चाहते हैं या खुद हारना चाहते हैं, या हमारा हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है किसी को। अगर वो हराना चाहते हैं, हारना चाहते हैं तो भी हमें मंजूर है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है या कोई में हिम्मत है, तो धर्म के मसले पर हम डिबेट करना चाहते हैं और हम क्लियर कट कर देते हैं कि वो धार्मिक है ही नहीं है। जिसके अंदर ऊंच नीच की भावनाएं हैं, जिसके अंदर द्वेष भावना है, जिसके अंदर छुआछूत की भावना है, वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। ये हम गारंटी के साथ लिख के देते हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो डिबेट में आ सकते हैं। जी, जादव जी, आप उपदेश जी आप बताएं इस पे कि जैसे हम देखते हैं
कि समस्या सबसे पहले जात पात की, तो अभी राष्ट्र निर्माण करना हमने भारत का, जो हमने उसे बेगमपुरा राष्ट्र और बेगमपुरा, क्योंकि राष्ट्र को गिराने के लिए हमने राष्ट्र चाहिए एक हमें, तो हमने जो है कि राष्ट्र और बेगमपुरा हमने उसका सपना देखा है, जो संत रविदास जी का सपना है। और गुरु नानक साहब कहते हैं उसको हलेमी राज, और गुरु नेचर राज कहते हैं। नेचर राज का मतलब होता है जो राज ना हिलने वाला होता है। और गुरु अर्जन साहब कहते हैं इसको मतलब हरेमी राज का मतलब होता है जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, जहाँ पर कहीं किसी को कोई परेशान न करे। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं खालसा राज कहते हैं उसको। खालसा राज का मतलब होता है सच्चे लोगों का राज, मतलब जहाँ पर किसी को तंग ना कर सके। तो खालस का मतलब होता है, खालस का मतलब होता है ना मिलावट वाला, बिल्कुल मतलब पवित्र हो इंसान, तो उसका राज। तो सच्चाई का राज कायम करना चाहते हैं, जिसका नाम रखा राष्ट्र और बेगमपुरा। इसको हम गिराना चाहते हैं, मनुवाद का जो राज है इसको दे गिर जाएगा, क्योंकि जितनी इन्होंने नफरत फैलाई है, ये खुद ही एक दिन चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि इनका लग रहा है कि जो इन्होंने 125 साल में जो वो खड़ा किया था इन्होंने, एक अंबार झूठ का, वो हौली और आराम आराम से खत्म होते जा रहा है। 2025 तक तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी औकात विदेशों में बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे झाड़ू मारने वाला इंसान होता है, दुम हिलाने वाला, ऐसी इलाज इलाज। क्योंकि ये जो आदमी झूठ बोलता है ना, ये अंग्रेज भी देखते हैं उसको, जो बाहर के जो लोग बैठे हैं वो देखते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। अगर ये चैलेंज कर रहा है ना अंग्रेज को, तो वो मान देते हैं कि हाँ ये बंदा सही है। अगर कोई किसी आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे ना कि हम आपके गाय हैं या हम आपके वो है ताबेदार हैं, तो वो थोड़ी देर सामने तो बोल देते हैं उसको थोड़ा, लेकिन उसको जूता मार देते हैं, उनको हटा पीछे कुछ नहीं है। तो इनकी औकात कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं सच्चाई और ईमानदारी का, तो संविधान के दायरे में रह करके उसको कैसे कर पाएंगे, बताएं अध्यक्ष जी। जी सर, जी सर। आपने जो बात बताई कि भारत का संविधान के अनुसार हमें एक जो भारत राष्ट्र निर्माण करना है, तो जी देखिए आप अगर उद्देशिका भारत का संविधान की पढ़ते हैं, तो अगर आप उद्देशिका को देखते हैं तो उसमें जो लाइनें हैं वो एक-एक शब्द जो है ना वो बहुत कीमती है। जी जैसे पहला ही शब्द कहता है हम भारत के लोग। देखिए उसमें 2 शब्द दिए हैं, एक तो है भारत के लोग दिया है और एक भारत के नागरिक है। तो ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम भारत के लोग कौन हैं? जी जो भारत में जो संविधान को मानते हैं, हम उसको ही भारत के लोग कहते हैं। जी जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो चाहे संविधान के लागू होने के पहले से काम कर रहे हैं या लागू होने के बाद भी अभी जो सत्ता में आए, वो सारे जो लोग हैं, आप जो जिस एक संगठन की या एक उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उसको संगठन की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं उसको आप जो बोल रहे हैं ना, वो चाहे एक संगठन में हो या दूसरे संगठन में हो, इस राजनीति पार्टी में हो या उस राजनीति पार्टी में हो। आप देखिए लगातार जितनी भी राजनीतिक जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ आप देखेंगे, तो उन बड़ी पार्टियों के जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, वो यही लोग होते हैं। या तो जो सचिव होते हैं या जो जिसको कहते हैं कि पार्टी की ब्रेन कहते हैं, वो भी यही लोग होते हैं। तो जी चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो ऐसे पद पर आ जाते हैं कि वो पार्टी को संचालित करने लगते हैं। तो अभी हमको भारत का संविधान का राष्ट्र निर्माण करना है, तो भारत का संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी या ऐसे लोगों को प्रभुत्व वाली सरकारों में भेजना पड़ेगा। मतलब सरकारों में भेजना मतलब अगर आप समझिए कि संविधानवादी हैं आप, लेकिन आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए जो एक प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब अगर आप चुनने जाते हैं तो सभी आ जाए। ऐसा नहीं कि आप संविधानवादी हो, आपके साथ 5 लोग आ गए, आप 5 लोग संसद में पहुँच गए तो आपने संविधान लागू करवा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। जी अगर आपको संविधान को लागू करवाना है तो आपको 50+1 मेजॉरिटी के साथ आपको आना पड़ेगा संसद में। आपको भारत का संविधान को लागू करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। अभी देखिए मैं जो उद्देशिका की बात कर रहा था कि उद्देशिका क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम इसको संप्रभु बोलते हैं, कि एक भारत खुद ही एक ऐसा राष्ट्र बन जाए जो खुद ही अपने आप पे निर्भर हो जाए, किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री है, हम तो उनको मैं तो समझता हूँ प्रवासन मंत्री जैसे लग रहे हैं कि जैसे ही चुने गए वो जैसे बाहर ही घूमते रहे, कभी इस देश में, कभी उस देश में
और देशवासियों को, भक्तों को तो ऐसा ही लग रहा है कि देखो बाहर जाके वो लोग डॉलर लेके आएंगे भारत में, वाहवाही करते। अरे भैया, आप भारत के जो इतने राज्य है, वो घूमो राज्यों में, कहाँ पे क्या तकलीफ है वो निकालो, तकलीफें दूर करें। भारत की समस्या दूर नहीं करनी है और विदेशों से जाके वहां घूमकर आ गए। अरे क्या, और लोग तारीफ भी करते हैं भक्त लोग। तो दिक्कत क्या है, हमारे लोगों को यही नहीं पता कि आपकी जो समस्या है, भारत के लोगों की जो समस्या है, उसका समाधान भारत का संविधान है। इन लोगों को यही करना है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आए, चाहे हम कहते हैं कि जो संविधानवादी पार्टियां आए या ना आए, लेकिन जो कोई भी है राजनीतिक पार्टियां, उस पर आप दबाव बनाओ, संविधान का अमल करो वरना कुर्सी खाली करो। संविधान का अमल करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारा अगर एक एक भारतीय लगाएगा, तो मेरे ख्याल से जो भारत राष्ट्र निर्माण करना है वो हम बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमारी एक जो बामसेफ जो संगठन है उसकी एक उसमें से ही जो लोग निकले हैं उन्होंने भी पार्टी बनाई है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ संविधान की राजनीति करती है। आप बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ संविधान में क्या लिखा है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आप आय की असमानता दूर करेंगे, कैसे आप जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उसको आप कैसे प्रतिनिधित्व दिलाएंगे। इस पर आपको काम करना है। आपको 2% सरकारी नौकरियां हैं, फिर भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखो देश तो बर्बाद हो रहा है आरक्षण से। अरे आरक्षण क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। जो पिछड़े वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए एक सीट आरक्षित की जाती है कि भैया आपकी संख्या है 7%, तो आपको आपके लिए 7% सीटें हैं। जी। जैसे एससी की एससी 15% है, तो भारत में 15% जो सेंट्रल जो जितने भी वैकेंसीज है उसमें 15% एससी होने चाहिए। ओबीसी अगर 60% है तो ओबीसी 60% होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, 27% दे रहे हैं और 27% भी देने के बावजूद भी उन्हें 27% हमें नहीं दिया जा रहा है। तो ये चालाकी है। अगर 100 वैकेंसीज पड़ती है तो ओबीसी जो हम है, तो हमारा ही एक जो 60 लोग है, तो 100 वैकेंसीज आती है तो 60 लोग ओबीसी होने चाहिए, 15 जी। एससी होने चाहिए, और अगर 8% 7% एसटी है तो 8 सीटें उनकी होनी चाहिए। अब उनमें से फिर सिलेक्ट करना है कौन बेटर है, उनको लाइए, उनको दे दीजिए। क्या मेरिटदारी वाले, क्या माल्या मेरिटदारी नहीं था? था या फिर भी भाग गया? क्या मेरिट है? मेरिट तो एक धोखा है। मेरिट के नाम पर हमारे साथ सबसे बड़ा छल किया गया है आज तक। और जो जी। ओबीसी वर्ग है, 60% होने के बाद उसको 27% दिया। मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई। किसने लागू नहीं की? क्या वो भाजपा बैठी थी सत्ता में? कांग्रेस बैठी थी। तो कांग्रेस ने भी आज तक संविधान का अमल नहीं किया, और भाजपा तो पूरी ईमानदारी से कह रही है कि हम तो संविधान विरोधी है। दिख रहा है सबको कि देखो कृषि का जो बिल लाए गए वो जो संविधान का जो मूल्य है उसके खिलाफ के हैं। जी। जो निजीकरण हो रहा है, एयर इंडिया के लिए आपने क्या किया? बस एक ही काम कर रहे, कब बेचे, कब आप बीपीसीएल को बेचे, कब आप एलआईसी को बेचे। बस उनका तो यही है, दिमाग में तो भरा हुआ है कि हमको बस बेचना है। बेच क्यों रहे हैं? एक तो आप चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे भारत को थमा रहे हैं। एक आर्थिक सत्ता आप काबिज कर रहे हैं। जी। आज देखिए, आज कोई अदानी का कोई बंदा कोई अदानी के खिलाफ बात करेगा? नहीं, अदानी तो अच्छा है यार, ये तो अच्छा है, हमको सैलरी दे रहा है ना। तो जब आप उसके एम्प्लॉय रहेंगे तब आप उसके खिलाफ नहीं काम करोगे, उसके खिलाफ बोलोगे भी नहीं। आपको घर चलाना है, आपको आर्थिक पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसे होने चाहिए। तो जी। जब आप आर्थिक तौर पे इतने मजबूर हो जाओगे कि आप फिर जो क्रांति की बात है वो तो करोगे ही नहीं। तो ये सारा जो मामला चल रहा है निजीकरण का, ये पूरा संविधान विरोधी मामला है। जी। ईडब्ल्यूएस जो आया वो संविधान विरोधी था। निजीकरण जितना ये लोग अभी जो सरकारी फेलर है, अगर हम इसको कहते हैं कि अच्छा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? आप एक तरफ से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अगर बात करूं, बीएड कॉलेज है गुजरात में, 45 बीएड कॉलेजेस दिख रही है, जी। उसमें से एक सरकारी है, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? शिक्षा तो सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए थी। तो अगर आप देखते, अगर आप अनुच्छेद
36 से 51 देखते हैं तो आपको नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे भारत का संविधान में, जो राज्य के कर्तव्य है, मतलब कि सरकार का वो कर्तव्य है कि उनको भारत राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या-क्या नीति नियम उनको बनाने चाहिए। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आय की असमानता दूर करने की बात कर रहा है। अभी आय की असमानता मतलब क्या होती है? जैसे हमारे राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख में से मेरे पौने 3 लाख मेरी टैक्स में चली जाती है, मेरा बचा क्या? अरे आप 5 लाख सैलरी कमा रहे हो और आपको बाकी सब फ्री है। आपको क्या खर्चा करना पड़ रहा है? आपको घर के लिए कोई खर्चा करना पड़ रहा है? आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई खर्चा करना पड़ रहा है? आपके पास 5 लाख की आपकी सैलरी है और आप फिर भी बोलते हैं मेरे पास बचता क्या है? तो आप सोचिए 10,000 कमाने वाले के पास बचेगा क्या? जी, जी। ये आय की असमानता है। तो हम क्या कहते हैं सर, भारत का संविधान कहता है लिविंग वेजेस होना चाहिए। अभी ये लिविंग वेजेस क्या रहता है? आप अगर आपको घर चलाने के लिए आपको मिनिमम 30,000 रुपये आपका खर्च पड़ता है, तो आपकी आमदनी 30,000 देने की, आपको सरकार को ये 30,000 रुपये आपको वेतन के रूप में देना चाहिए, या तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां आप 30,000 रुपये कमा सके। ये होता है लिविंग वेजेस। और दे क्या रहे हैं मिनिमम वेजेस, वो भी पूरे 365 दिन नहीं, आपको 100 दिन की रोजगार गारंटी दे रहे हैं। जी। तो ये जो हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जो संविधान के अनुरूप हो, जो संविधान की मंशा के अनुरूप हो। हमारे अंदर जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक लोकतांत्रिक जो हमें समाजवादी जो राष्ट्र निर्माण करना है वो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए संविधान के जो भी हम कहते हैं कि मूल्य है, समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुता हो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत की सरकारों को, वो चाहे राज्य सरकार हो या भारत की जो यूनियन सरकार है, वो हो, इनको इस पर काम करना चाहिए। हो क्या रहा है? धर्म पे काम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र के बड़े हैं, वो जाते हैं एक मंदिर के शिलान्यास के अंदर। क्या वो जा सकते हैं? उनके एजेंडे में रहता है राम मंदिर निर्माण। अरे आप एक राजनीतिक पार्टी हो, आप संविधान के खिलाफ, आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राजनीतिक पार्टी हो, आप कैसे धर्म की बात कर सकते हो आपके एजेंडे में? फिर भी जिनको लोगों को ही पता नहीं कि संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या है, संविधान के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी काम नहीं कर सकती है। आज जी। ईडब्ल्यूएस ला दिया, जो संविधान के विपरीत है। संविधान पे कहीं पर भी आर्थिक आधार नहीं है, कहीं पर भी जातीय आधार नहीं है। एक ही आधार दिया गया है, वो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, और दूसरा है कि प्रतिनिधित्व। आपकी संख्या के हिसाब से आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, और दूसरा जो शर्त है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आप पिछड़े होने चाहिए। आपको इनको 10 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था बनानी थी कि फ्री शिक्षा मिले। फ्री शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा के पीछे जितना भी खर्च होता है, वो चाहे आपको स्कूल का ड्रेस हो जाए या पुस्तकें हो जाए, वो सरकार की ज़िम्मेदारी थी कि उनको फ्री शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिले। अनिवार्य शिक्षा का मतलब होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह पाए। ये होती है अनिवार्य शिक्षा। आज हो क्या रहा है? आरटीआई डाल के 15-25% बच्चों की बात कर रहे हैं। अरे भैया 25% क्यों? जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं, जितने भी सरकारी स्कूलें हैं, सब में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये सबके जी। लिए है, फिर भी नहीं हो रहा है। ये सारी जो बातें हैं सर, अगर आप संविधान को लोग अगर जान पाएँगे, तो सिर्फ संविधान के लिए वोट दीजिए। संविधान में जो-जो लिखा है उसका अमल करने के लिए वोट दीजिए। जब हम लोग समझ पाएँगे और संविधान के लिए हम खड़े होंगे, संविधान के लिए हम हमारी राजनीतिक पार्टी का सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद भी उन्हें देखना है कि वो संविधान का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उनको कुर्सी से हटा दो, दूसरी पार्टी जो संविधान की बात करती है उसको लाओ। ये जी, जी। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक हम, ये जो समस्या है वो समस्या धरी की धरी रहेगी, और हम गुलाम बनते रहेंगे और गुलाम ही रहेंगे। जी सर। देखो इसमें जो जानकारी दी आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात हम एक सबसे मेन जो बात कहना चाहते हैं तो मैं आपसे लास्ट सवाल करूँगा ये मेरा
सबसे पहले जो ये जो शैतान लोग बैठे हैं राजनीति में, जितने भी बैठे हैं, इसमें केवल इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। जो 95% जो है लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं और डाकू, लुटेरे, चोर, चक्के सब हैं। तो ये भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में जो है ये जो जो लोग बैठे हैं इसमें राजनीति में, ये सिर्फ उन सच्चे लोगों और मतलब जो ईमानदार लोग उनकी बेवकूफी के कारण बैठे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने मर्जी हाईएस्ट एजुकेटेड लोग और ईमानदार लोग ये कहते हैं राजनीति तो गंदी चीज होती है, उसमें हम क्या करेंगे जाकर के, ऐसा लफ्ज आपने सुना होगा। और बहुत सारे शायद आपके दिमाग में भी चल रहा होगा राजनीति बहुत गंदी चीज, उसमें क्या करेंगे जाके। जब जब आदमी अच्छे आदमी नहीं जाएंगे वहां, तो वहां पर तो गंदे आदमी जाएंगे ना। अब जब गंदे जुल्म करेंगे फिर उनसे क्या भरोसा करेंगे, वो न्याय देंगे आपको? हैं? जो जी अन्याय बिल्कुल सही। जो अन्याय करने वाला न्याय की कुर्सी पर बैठेगा वो शैतान न्याय देगा। जो कत्लेआम करने वाला कत्ल करेगा वो कभी रोकेगा कत्ल को? जो आदमी भिखारी हो उसका आत्मा मतलब जो उसको मिल जाए खाने को वो दूसरे को खाने को देगा। तो कुल मिला के ये है कि आज अगर भविष्य को सुधारना चाहते हैं पूरे भारतवासी, तो आज ही नौजवान, जो भारत के नौजवान हैं, अगर वो अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, तो आज ही राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएं, सच्चाई और ईमानदार से बढ़ाएं। तो ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज के मतलब 10 5-7 साल के बाद में निकल जाएंगे जो बैठे हैं फिलहाल, ये तो एक ना एक दिन तो कहानी खत्म होने वाली है इनकी। तो आने वाले वक्त में नौजवान ही संभालेंगे इसको, और नौजवान वही संभालेंगे जो जिंदे होंगे। वरना अगर मरे हुए होंगे तो वो करीब मरे हुए का मतलब होता है झूठ और बेईमान आदमी। तो आज ही नौजवान खड़े हो जाएं, राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएं और अपने भारत को अपने हाथों से खुशहाल बनाएं। जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? नहीं, जो आप बात कर रहे थे ना सर, जो ये लोग शैतान लोग बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ के खुद बता रहे हैं लोगों को, मतलब कि राजनीति को गंदी चीज है, आप मत आओ। ये चालाकी इनकी है कि जो शैतान जो सत्ता में बैठा है, वो चाहे भाजपा के रूप में बैठा हो या कांग्रेस के अंदर बैठा हो। देखिए, हमें अगर जब तक जैसे आपने बताया कि शैतान की पहचान करनी है, तो हम कहते हैं कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है इसकी पहचान करो। जी अगर आपका व्यक्ति शैतान की गुलामगिरी कर रहा है, गुलाम बना हुआ है शैतानों का, तो वो भी आपका दुश्मन ही एक तरह से है। जैसा कि जी अगर हम कहते हैं कि जो हमारे अभी जो वर्तमान है या तो जो पिछली सरकारें थी, जिन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, अगर आप ऐसी पार्टियों में चुपचाप बैठे रहते हैं, आप ईडब्ल्यूएस का समर्थन करते हैं, तो भी आप दुश्मन के खेमे में ही बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारे लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, तब तक ये जो मामला है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हमने एक मुद्दा लाया है। अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की, तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने सीधा दोस्त और दुश्मन की लकीर सीधी रख दी है। जो भारत के मूल निवासी है वो वही सत्ता में आएंगे और वही राज करेंगे, तभी हम संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे। दुश्मन नहीं करने वाला है। दुश्मन को जान पता है कि अगर वो संविधान इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो भारत में समता आ जाएगी, न्याय मिल जाएगा सबको। और ये तो असमानतावादी लोग हैं, ये अन्यायी लोग हैं, वो क्यों संविधान को लागू करने के लिए काम करेंगे? तो जब तक हम लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सत्ता में आने की जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा दूरी रह जाएगा। इसलिए जी हमने सीधी दोस्त और दुश्मन की पहचान कर दी है। एक तो भारत के मूल निवासी की पार्टियां है, वही आपकी पार्टी है, और उसमें भी जो पार्टियां संविधान के लिए काम कर रही है और संविधान को अमल कराने के लिए काम कर रही है, वही आपकी पार्टी है, वही आपका दोस्त है। बाकी सारे दुश्मन लोग हैं, वो चाहे आपकी आपके भेष में हो या तो दुश्मन के भेष में हो, आप उन्हें पहचानिए। आप सिर्फ नाम से मत पहचानिए, उनके कार्य से पहचानिए। क्या वो संविधान पर काम कर रहे हैं? क्या वो संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये अभियान चल रहा है, BS4 डोर टू डोर। ये जो भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन अभियान हम चला रहे हैं, ये क्या है? जब तक आप भारत का संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? पहले आपको सम्मान करना पड़ेगा भारत का संविधान का, तभी जी आप उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, तभी आप संविधान का भारत बना पाएंगे।
तो जब तक आप संविधान को नहीं समझेंगे, तो लोगों को पहले आपको राजनीति में लाना है, अच्छे लोगों को, संविधानवादी लोगों को राजनीति में लाना है, लेकिन आपको लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा कि वो संविधान के लिए खड़े हो। आप धर्म के लिए वोट मत दे, आप सिर्फ संविधान के अनुपालन के लिए वोट दें। जब भारत के सभी लोग संविधान के अनुपालन के लिए वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब मैं मानता हूं कि हम जो भारत राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, मैं कहता हूं संविधान का भारत निर्माण करना चाहते हैं, वो जरूर होगा। और जो भी हमारी समस्या है, वो चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, जितनी भी समस्या है, जातिवाद हो, ये सब इसका समाधान भारत का संविधान है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 5 साल के लिए भी क्या, 1 साल के लिए भी अगर सत्ता में आती है, ये सारी समस्याओं को निपटाने के लिए 1 साल हमारे लिए काफी है। एक नहीं, 1 साल साल नहीं, काफी नहीं, है नहीं, सर। नहीं, नहीं, ये देखो अब तो जो है ना प्रयास 1 साल के लिए नहीं, हज़ारों सालों के लिए नहीं प्रयास। नहीं, मैं सत्ता अगर 1 साल के लिए भी आती है ना, तो हम लोग 1 साल के अंदर ये पूरा भारत का जो है ना, पूरा जो मनुवादी व्यवस्था है, उसको जड़ से निकाल सकते हैं सर। ये मैं नहीं, कहना देखो इसमें चाहता हूँ। क्या है ना, पहली बात तो ये है कि जो बहुत सारे जो बहुजन समाज के जो लोग कहते हैं, जिनको बहुत सारे मेरे ख्याल 300 से ज़्यादा इसमें इनके जो उसमें पार्लियामेंट में पहुंचे हुए लोग हैं। मेन जो बात है, अगर सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो भगत है किसी का या किसी का, चाहे रोड के ऊपर बैठा है, वो तो जहां मर्जी जाएगा लूटेगा लोगों को और लूटने का काम सर करेगा। बाबा साहब ने सर बाबा साहब ने इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, स्टूजिस। क्या? तो गुलाम लोग कभी क्रांति नहीं करते सर। तो 300 हो या 500 हो, वो गुलाम अगर 300 लोग भी बैठे हैं, तो गुलाम कुछ नहीं करेंगे सर। जी तो सर। सच सच और ईमानदारी सबसे पहले गुलामी को खत्म करती है। सच जो है ना, ये वीकनेस है, जो जैसे मतलब लालच है, झूठ है, फरेब है, बलात्कारी है, ये अत्याचारी है, सबको खा लेता है सच। तो सच एक ऐसी ताकत है, बहुत पूरे वर्ल्ड के अंदर पावर है, जो मतलब अगर किसी के पास में सच है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, तो वो पूरे वर्ल्ड का बादशाह है। अगर सच किसी के पास में नहीं, अगर पैसे से कोई बादशाह भी है ना, तो उसके बाद में सच और ईमानदारी नहीं, तो वो एक भिखारी है सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम चाहते हैं कि भारत का जो नौजवान है वो मतलब, मैं लास्ट में शेयर करना चाहता, कुछ लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं भाई साहब? जी सर, मैं जो कहना चाहता था, ये आपकी जो बात थी कि 300 हमारे लोग हैं, जो मूल निवासी बहुजन जिनको हम कहते हैं, वो बैठे हैं। लेकिन उनको ये लोग ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि आपको अगर मंदिर में नहीं जाने दे रहा है, तो वो बोलेंगे मैं तो बाहर ही बैठ के पूजा कर लूंगा। क्या ये ऐसे, अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे, तो वो समाज के लिए क्या करेंगे जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? आपको ऐसे लोगों को, जो ईमानदार लोग हैं, जो संविधान के प्रति ईमानदार लोग हैं, जो समाज के प्रति ईमानदार लोग हैं, ऐसे लोगों को आपको राजनीति में भेजना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता देनी चाहिए। बाकी जो नीचे लेवल पर जो बैठे हैं ना, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। वैसे अगर 300 से ज्यादा भी, 500 लोग भी आ जाए ना, तो भी हमारे समाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। ये बात मैं कहना चाहता था। जी, मैं एक आपने जो मंदिर का ज़िक्र किया ना, मंदिर के बारे में बता देता हूँ। एक बात मैंने जानकारी ली है, इसकी थोड़ी निकाली है कि जो तकरीबन बहुत सारे जो पुरातन मंदिर जो बोलते हैं इनको, उसके सामने लिखा होता है कि शूद्रों का मंदिर में जाना मना है, ऐसा लिखा होता है कहीं तकरीबन-तकरीबन। तो शूद्रों को ही मंदिर में जाना मना क्यों किया गया? कारण क्या रहा होगा इसके पीछे? आप कारण बता सकते हो? बताएँ, नहीं तो मैं इसको कारण मैं ढूँढा इसका बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जी सर, जी सर। एक्चुअली आपका क्या है ना, ये देखिए, ये जो जिनको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, ये लोग एक्चुअली ये भी भागवत भी बोल चुके हैं कि ये धर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के दायरे में आएंगे तो वो फंस जाएंगे। तो ये एक्चुअली ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म हम इस चीज को कहते हैं कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता जमाने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी, कि जिसमें देखिए अभी जितने भी मंदिर है, वो सारे बुद्धिस्ट विहार है। आप देखिए जितने भी मूर्तियां आप देखेंगे, अगर आप राम मंदिर की नीचे की अगर खुदाई हुई, वहां भी बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो जितने भी आप साउथ में जाइए, आप जितने भी मंदिर है ना, ज्यादातर वो तिरुपति बालाजी हो या जो भी हो, अगर आप बुद्ध की मूर्ति देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, या तो वो बौद्धिस्ट मंदिर है, क्या तो या तो वो जैन का मंदिर है। उन मंदिरों को इन्होंने काल्पनिक जो उनके अवतार है, कथाकथित अवतार है, उसके नाम पे इन्होंने मंदिर बना दिए। और अगर आप
आप जानते हैं कि आपके पूर्वज कौन थे, आप बुद्धिस्ट थे। भारत तो बुद्धमय था सम्राट अशोक के समय में, पूरा भारत बुद्धमय था। आज कोई भी बुद्धिस्ट इतने दिखाई नहीं दे रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ गए 84,000 स्तूपीस, कहाँ गए? स्तूप थे 84,000, कहाँ गए? किसने तोड़े? मुसलमानों ने नहीं तोड़े, इन्होंने ही तोड़े थे। नालंदा किसने जलाई थी? इन्होंने ही जलाई थी, शैतानों ने ही जलाई है। तो जब अगर ये इतिहास जानेंगे तब पता चलेगा कि शैतानों ने ही भारत में पूरा बेड़ा गर्क किया है। और नाम दे रहे विदेशियों आक्रमण, वो भी विदेशी है। ये बात छुपा रहे, ये बता रहे कि मुगल भारत में आए, अंग्रेज भारत में आए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि शैतान उससे पहले भारत में आया है और भारत में आके फिर सामाजिक सत्ता उन्होंने काबिज की, राजनीतिक सत्ता काबिज की। और फिर उन्होंने पूरा गोलमाल जो किया है। बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि पूरा जो भारत का इतिहास है वो ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच के संघर्ष का इतिहास है। जी जब तक ये इतिहास आप नहीं जानेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो भारत के लोग हैं ये जैसे सती प्रथा, आप क्या समझते हैं सती प्रथा क्या थी? ये ब्राह्मणों के अंदर की एक प्रथा थी जिसमें ब्राह्मण की अगर औरत, ब्राह्मण का कोई जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, वो मर जाता है तो उसकी औरत को वो लोग जला देते थे, क्योंकि वो फिर दूसरे लोगों के पास ना चली जाए, क्योंकि एक फिजिकल नीड रहती है। तो इन्होंने जो सती प्रथा इसीलिए लाई थी कि हमारी जो, क्योंकि उन्होंने, वो तो बाहर से आक्रमणकारी थे, तो इन्होंने भारत की महिलाओं के साथ ही शादी की। तो इन्होंने कभी भारत के लोगों को अपना बनाया ही नहीं है, ये तो शैतान लोग हैं। तो जो औरतें थी उनको भी उन्होंने अपनी औरत नहीं स्वीकारा है। धर्म पत्नी क्या रहता है? ये अपने ये धर्म पत्नी कहते हैं, आपने ये शब्द भी सुना होगा। जी जी, धर्म हमने का भाई सुना है। क्या होता है सर? धर्म का भाई मतलब क्या होता है? मतलब माना ये हुआ भाई। दूसरे का भाई धर्म बताया की है। बहन क्या होती है? मानी हुई बहन। तो धर्म पत्नी क्या होता है? हाँ, उसे मानी मतलब हुई पत्नी है, सगी पत्नी नहीं है सर। तो ये लोगों ने भारत के लोगों को कभी अपनाया ही नहीं है। ये शैतान लोग हैं। शैतानों ने सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों पर अपनी सत्ता जमाने के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए शैतानों ने काम किया है। तो जी जी इन्होंने क्या किया, जो आप बोल रहे हैं ना मंदिरों में जाना मना है, इन लोगों ने चालाकी से, बुद्ध विहार थे पहले, तो बुद्ध विहारों में इन्होंने जाने से रोक लगाई। जैसे आप ये बोलते हैं कि पीपल के झाड़ के पास भूत होता है। एक्चुअली जो बौद्धिस्ट लोग थे वो पीपल के झाड़ के पास बैठते थे, वो समाधि में बैठते थे, वहां पे लोगों को समझाते थे क्या है। तो इन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि पीपल के पास भूत होता है, जाने का नहीं। जाएंगे तो बुद्धिज्म आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग से पाखंडवाद जाएगा, जातिवाद जाएगी, और जो वास्तविकता है, वास्तविक जो है चीजें, वो आपके दिमाग में आएगी और जी आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। तो इन्होंने ये साजिश पूर्ण भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए अपने मंदिरों से भी या तो बुद्ध विहारों में जाने से रोकने के लिए ये सारी बातें, क्योंकि हम तो गुलाम है ना, जो भारत के लोग हैं इनके गुलाम अभी भी बने हुए हैं। तो गुलामों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो सत्ताधारी जो शैतान लोग हैं उनके द्वारा थोपे गए उत्सवों को भी हम मना रहे हैं ना। हमारे ही पूर्वजों की हत्याओं के उत्सव हम मना रहे हैं, बहुत ठाट से मना रहे हैं, उल्लास से जी मना रहे हैं। तो जी जी गुलामों का अपना कोई उत्सव नहीं होता है, वो शैतानों द्वारा थोपे गए त्योहारों को ही मनाता है। जी सर। जी, मेरा आंसर भी यही था कि जो मंदिरों के बाहर जो लिखा होता है कि उसमें जो शूद्रों को मंदिर में जाना मना है, इस करके लिखा है। एक ये जो शूद्र भारत के मूल निवासी हैं, वह भारत के राजा महाराजा थे, इनकी प्रॉपर्टी है। ये जो मंदिर है, पुरातन मंदिर, 95% जो है ये भारत के मूल निवासी की प्रॉपर्टी है। ये अपनी प्रॉपर्टी को न पहचान ले। जितनी प्रॉपर्टी को पहचाने, जूता मार कर निकालेगा बाहर वहां से, फिर कौन किसको छोड़ेगा जब उसकी प्रॉपर्टी को निकलेगा। तो ये जी प्रॉपर्टी बिल्कुल। आने वाले वक्त में लेंगे, इनसे सभी प्रॉपर्टी लेंगे, भारत में सच्चे का राज भी कायम करेंगे। तो इसमें जो है हम सर क्या पूरा कहना चाहते भारत लेंगे। हाँ, हम कहना प्रॉपर्टी चाहते क्या हैं सर, कि पूरा भारत हमारा है सर, शैतानों का थोड़ी है भारत। कि उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज्यादा और खोने को कुछ नहीं है। उठो जागो और सियासत में आ जाओ। उठो जागो नौजवान और सियासत में आ जाओ। अपने हाथों से अपने भारत को खुशहाल बनाओ। जी भाई साहब, उपदेश जाधव जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। और वाइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की कदर करता है।
और सच्चे लोगों को आगे लेके जाता है। तो हम सच्ची बात करते हैं और सच्चे लोगों से साथ जुड़ते हैं, सच्चे के साथ में जोड़ते हैं। जो भी हमें कहते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं, मगर मुझे हमें फॉलो मत करें, आप सच और ईमानदारी को फॉलो करें। आप हमसे निकले हैं, तो सच और ईमानदारी एक ऐसी है जो नहीं मरती। आदमी मर जाए, आज कल है, आज है कल मर जाए, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन सच और ईमानदारी हमेशा रहती है, उससे ही आदमी विद्वान बनता है, उससे आदमी महान बनता है। तो याद रखिए इस बात को। तो उपदेश यादव जी, थैंक यू, आपका शुक्र है जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, अस्सलाम। जय भीम, जय बन निवासी, जय संविधान, जय भारत।